प्रीति पांडे और काफ़ी अरसों के बाद आई थिंक कम से कम 3 महीने के बाद मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड बना रही हूँ। 2024 में एंटर कर चुके हैं हम। 1 महीना गुजर गया है। आज डेट है 2 फ़रवरी और मैं हूँ गुड़गांव में। आप देख सकते हैं पीछे फॉग भी है। तो मौसम बदला, मिजाज बदला, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई। बिग बॉस 17 शुरू हुआ, ख़त्म हुआ। हमने बहुत करीबी से उसे फॉलो किया। सारे ओपिनियन चल रहे थे हमारे दिमाग पे। तो थ्रेड पे मैंने अपने ओपिनियंस डाले भी स्टार्टिंग के बहुत सारे वीक्स तक बिग बॉस 17 के बारे में, जब तक कि वो कम्प्लीटली नॉनसेंस नहीं हो गया। क्योंकि उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है ना कि अब लिखें भी तो क्या लिखें, अब तो पूरा ही नॉनसेंस चल रहा है। तो हमने गिव अप ही मार दिया। इतने सारे विचार होने के बाद भी हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कर रहे थे। अपने आप में अंदर जाकर इंट्रोस्पेक्ट करना और सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंटेंट पोल्यूशन करना सही रहेगा। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनमें जैसे एक होड़ सी होती है कि आज के ना 4 वीडियोस तो डालने ही हैं, 3 वीडियोस डालना ही है, ये बात बोलना ही। में कोई बुराई नहीं है, पर जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है और उसमें जब एक होड़ जैसे शब्द का उपयोग हो जाए कि ये चीज़ तो हमें करना ही है, या आपके फाइनेंस या पैसे का स्रोत बन जाए, तो क्या होता है? ऐसी फीलिंग आती है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए तत्व ढूंढना और अंदर जाना बहुत ज़रूरी हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी का हो तो यूँ समझ लीजिए कि मैं अंदर शेल में थी और अब मैं बाहर आ गई। सारी चीज़ों ने मोटिवेट किया मुझे बाहर आकर ये पॉडकास्ट एपिसोड बनाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा श्रेय मैं दूंगी उन ट्रोलर्स को जो हर सच्ची चीज़ को सामने रखने पर ट्रोल करते हैं मुझे। सो थैंक यू सो मच। और उनके वजह से आज मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई कि आज तो बना डाल पॉडकास्ट एपिसोड। तो कुछ दिनों पहले, या यूँ कह लीजिए 1 हफ्ते पहले, मैंने एक पोस्ट डाला जिसमें मैंने बोला कि मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड का नाम होगा खून का रंग सफ़ेद। तो क्यों सडनली ये खून का रंग सफ़ेद? नए साल की पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और नए साल के साथ आता है मेरा जन्मदिन, जो कि 21 जनवरी को होता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो सुशांत सिंह राजपूत को तो जस्टिस आज तक नहीं मिला, तो खून का रंग सफ़ेद होना जायज़ सी बात है। उसके अलावा और कौन कौन से रीजंस हैं? बहुत लोगों को जस्टिस नहीं मिला होगा। सुशांत सिंह राजपूत तो बस ही एक इस यूनिवर्स का पार्ट है, हिस्सा है। मूवीज़ पे आते हैं पहले कि एनिमल मूवी रिलीज़ हुई, सैम बहादुर, जवान, उसके बाद फर्रे, 3 ऑफ अस पुरानी मूवी हो गई, मतलब 6-8 महीने पुरानी मूवी है पर लास्ट ईयर की है, तो 3 ऑफ अस थी। और 12th फेल रिलीज़ हुई, फर्रे के आसपास ही हुई वो रिलीज़। फिर मूवी रिलीज़ हुई फाइटर, अब और याद नहीं आ रहा, पर कुल मिला के ये सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई। डंकी रिलीज़ हुई, यस। मेरी क्रिसमस हमने देखा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई। अब क्या हुआ इन मूवीज़ के रिलीज़ होने पे? बहुत एक कैटेगरी है हमारे कंट्री में जिन्होंने एनिमल को बनाया। पहले तो बनाया क्यों, और फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको अप्रिशिएट कर दिया। इस हद तक अप्रिशिएट कर दिया कि फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का दे डाला इन्होंने रणबीर कपूर। अब जहाँ पर 12th फेल जैसी मूवी रिलीज़ होती है, और मैं एक और बात बता दूं, 12th फेल बहुत अच्छी मूवी है, विक्रांत मसीह की है। और अगर आप हमारे पुराने पॉडकास्ट एपिसोड्स को सुने तो हम विक्रांत मसीह को हमने बहुत अप्रिशिएट किया पास्ट पे भी। तो हम जीत के आगे हार के पीछे वालों में से नहीं हैं। तो 12th फेल आती है तो एक हमने देखा भी, रिव्यू भी लिखा ब्लिंक ऑफ एन आई के पेज पे। तो एक बात मुझे समझ आ गई कि ये विधु विनोद चोपड़ा जी की मूवी है, इसलिए इंडस्ट्री का हर बंदा उठकर कहेगा कि हमने मूवी देखी और मूवी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी बढ़िया नहीं है, मूवी डेफिनेटली बढ़िया है। पर जिन लोगों ने टीवीएफ के वो सीरीज़ देख लिए हैं, बीट एस्पिरेंट्स, बीट पिक्चर्स, बीट पंचायत, बीट कोटा फैक्ट्री, बीट एन नंबर ऑफ
TVF का वो सिबलिंग राइवलरी और सिबलिंग्स पे जो है सीरीज़, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारे जो जिन्होंने देख लिया है ना, उनको पता है अप्रिसिएशन का लेवल कहाँ है। तो 12th फेल अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, पर कमाल, एकदम धमाल, आई वोंट से, ये हमने ऐसा रिव्यू भी नहीं डाला कि बड़ी कमाल या धमाल है, नहीं। आपको विदु विनोद चोपड़ा के लिए आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपने उनको अप्रिशिएट करना ही था। विदु विनोद चोपड़ा का ये सोलो प्रोजेक्ट था। राजकुमार हिरानी जिनके साथ वो कोलैबोरेट करते थे अपने हर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि उन्होंने मुन्ना भाई MBBS बनाया और बाकी मूवीज़ बनाई, 3 इडियट्स बनाया, वो छोड़कर राजकुमार हिरानी ने भी ये कोलैबोरेशन, मतलब जब ये ख़त्म हुआ तो राजकुमार हिरानी की मूवी आई डंकी बोलने का मन करता है, आई डोंट नो व्हाई, डंकी। तो जब ये दोनों मूवीज़ आई तो इन दोनों में खामियां दिख रही थी, दिख रहा था कि ये दोनों कितने अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। 12th फेल वही क्योंकि उन्होंने विक्रांत मसीह को ले लिया, उन्होंने अनंत वी जोशी को ले लिया, ठीक है। गाना बहुत बेहतरीन है, एक गाना है पर ऑसम है, और कहानी में ही दम है, रियल स्टोरी है, और रियल स्टोरी है, एक बुक पे आधारित है, तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन प्लेज और सब कुछ तो रेडी हो गए, ठीक है। अब आपने एक बनी बनाई पकी पकाई चीज़ पे मूवी बना दी, तो वो तो सही हो गई। अब जहाँ पर इसका सवाल आता है कि डंकी का, तो डंकी में क्या होता है कि बड़ी टूटी फूटी सी लगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जो विकी कौशल को अवार्ड मिला सपोर्टिंग एक्टर का फॉर डंकी, वो तो बिल्कुल बनता था, थैंक गॉड इन्होंने दे दिया। और वो इसलिए नहीं दिया कि उनको डंकी में लगा कि यही कमाल है, नहीं, क्योंकि इन्हें सैम बहादुर के लिए नहीं देना था विकी कौशल को, तो इन्होंने बोले चल यार तुझे ना हम सपोर्टिंग एक्टर पकड़ा देते, पकड़ ले, तो इन्होंने इनको दे दिया। डंकी में बहुत ही टेक्निकल फ्लॉज थे, तापसी पन्नू बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, पर जो आप एज हुई ना, वो ढंग से एज ही नहीं हुई। तो ठीक है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने रिव्यू डाला हुआ है अपने ब्लिंक ऑफ एन आई के पेज पे। मुद्दे की बात ये है कि वो फील आया पूरा कि ये दोनों कैसे अलग हुए, तो आधे अधूरे से हो गए। अब यहाँ पे मूवी आई एनिमल, फर्रे भी आई, फर्रे में थी अलीज़े अग्निहोत्री, ठीक है, अलवीरा खान की बेटी, सलमान खान की भांजी, सबको पता है, अतुल अग्निहोत्री की बेटी। अब अलीज़े अग्निहोत्री ने बहुत कमाल का रोल किया, बहुत ही रिलेटेबल चेहरा है, मूवी बहुत अच्छी है। अगेन ये भी एक बनाई हुई चीज़ के ऊपर है, ऑलरेडी इस नाम का एक बुक तो नहीं बोलूँगी, आई थिंक एक शो मूवी बनी है या कुछ बना है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर ये आधारित है। तो आपको भी मिल गया यहाँ पे पका पकाया, फिर भी ठीक है, आपने जो बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्टर का जो अवार्ड दिया बनता था, सही अवार्ड दिया आपने। फर्रे के लिए हमने लिखा भी कि हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े को ये देखना चाहिए क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट स्कैम, बिगेस्ट स्कैम ऑफ द कंट्री। देयर विल बी मैनी बट दिस विल बी वन ऑफ अ काइंड स्कैम, जो कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन को, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, हमारे फ्यूचर को ख़राब कर रहा है। और आई थिंक, आई डोंट विश, पर हो सकता है कि जो हमारे हंसल मेहता जी हैं, जो बनाते हैं स्कैम पे सीरीज़, जिन्होंने स्कैम 2003 बनाया, 1992 बनाया, वो शायद इस पर भी बनाए आगे चलकर, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कहाँ तक पहुँचा है पता नहीं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने हाईलाइट करी चीटिंग के नाम पर। बहुत हैरान रह गई मैं जहाँ पर इन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी इतनी बेहतरीन मूवी को इन्होंने उतना अप्रिशिएट नहीं किया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे अवार्ड्स ले जाती तो भी गलत नहीं होता। अब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट को बिल्कुल सही अवार्ड मिला, पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए रणवीर सिंह को अवार्ड नहीं मिला, गलत हुआ आई वुड से। अब ये नेपोटिज्म भी खेल रहे हैं, पर कैसे खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, पर रणवीर सिंह को तो मिलना चाहिए था। अब रणवीर सिंह को नहीं मिलता है
तो आप रणबीर कपूर को देते हैं एनिमल के लिए। तो एनिमल तो ऐसी मूवी बनी है जो मैं बोलूँगी कि बननी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप में थोड़े भी मैं क्या बोलूँ, सच का दायरा होता, सही का दायरा होता आपके अंदर, तो आप ऐसी मूवी को अटेम्प्ट ही नहीं करते, बनाते ही नहीं। आप बोलते रहने दो यार, क्या बना रहे हैं, फ़ायदा नहीं है इसको बनाकर, ठीक है। पर ठीक है, संदीप पंगा जी क्या करें बेचारे, उनको कबीर सिंह बना के बहुत सक्सेस मिला, तो अर्जुन रेड्डी बना के बहुत सक्सेस मिला, जो कि कबीर सिंह का साउथ इंडियन वर्जन था जिसमें विजय देवरकोंडा थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो एनिमल बना डालते हैं। पर सबसे गौर फरमाने वाली बात मैं कहूँगी, गौर फरमाने वाली बात ये है कि विजय देवरकोंडा, आई डोंट नो उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं किया, लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं किया, उनका करियर ख़त्म सा हो गया। उसके बाद लाइगर आई, मैं बॉलीवुड की बात करूँगी, लाइगर आई, नहीं चले क्योंकि एक इमेज सेट हो गया। शाहिद कपूर ब्लडी डैडी बनाई, फर्जी बनाई, लोगों ने फर्जी को अप्रिशिएट किया, मैं बोलूँगी नहीं था फर्जी, राज और डीके के लेवल से फर्जी बढ़िया नहीं था। शाहिद कपूर ने कुछ नया नहीं किया। तो एक तरीके से आप अगर क्रिटिक समझे तो मैं ये बोलूँगी कि शाहिद कपूर के करियर ने भी एक टर्न सा ले लिया कबीर सिंह बनाने के बाद, क्योंकि टाइपकास्ट कर दिए गए। अब एनिमल बना तो अब रणबीर कपूर भी टाइपकास्ट कर दिए गए हैं। मुझे नहीं पता रियलाइज़ हुआ नहीं हुआ, कब होगा नहीं पता। उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दे दिया गया है। बहुत पहले की बात है कि सलमान खान और सब ने बोल दिया था कि अवार्ड्स बिके हुए हैं। अक्षय कुमार ने भी बोला था अवार्ड्स बिके हुए हैं। ठीक है, अगर रणबीर कपूर ने खरीद लिया अवार्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर मैं तो बोलूँगी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको वो अवार्ड खरीदना भी नहीं चाहिए था। फिर अब आपको जो आलिया भट्ट है वो खुश होती हुई नज़र आई। आगे जाके विमेन एम्पावरमेंट पे स्पीच हो, फेमिनिज्म पे स्पीच हो, कुछ कमाल करना हो, टॉप आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया का कोई अवार्ड हो या कुछ हो, उसमें आप आलिया भट्ट को पक्का अवार्ड दे देंगे। जबकि आलिया भट्ट ने एनिमल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ठीक है। एक्चुअली हैप्पी मैरिड लाइफ की यही स्टोरी है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज यू अप्रिशिएट वॉट एवर योर हस्बैंड डज, टू द पॉइंट कि करण जौहर जो इतनी सेंसिबल मूवी बनाते हैं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो भी एनिमल को अप्रिशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब करना पड़ता है हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए, ये सब भी आई गेस करना पड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, एनिमल को आपने चढ़ा दिया, बाकी सबको आपने गिरा दिया। अब जो दो हमारे बिग बॉस हाउस 17 में मुनव्वर फारूकी या अभिषेक कुमार जैसे लोग थे, बड़े करीब थे एक नेगेटिव के किरदार से, उनको भी हमने बहुत अप्रिशिएट किया और उनको जिताने के लिए हम लोगों ने सच्चाई को दबाया, छुपाया और सच बोलने वालों को ट्रोल किया। जो अभिषेक कुमार हैं उनको हम वापस लाए बिग बॉस हाउस में, जबकि उन्होंने थप्पड़ मारा समर्थ को, चिंटू को हमारे, और चिंटू ने हमारे थप्पड़ खाया, पर चिंटू बेचारे ने कुछ किया नहीं। चिंटू ने एंड में गले वले मिल लिया वो फिनाले पे, और चिंटू अब मस्त है। और चिंटू जी बाहर जाके इंटरव्यू देते हैं। देखिए ये जो जनरेशन है 30 इयर्स तक में, और ये जो कंफ्यूज सी जनरेशन है, क्योंकि ये कोई इनका मार्गदर्शक नहीं है, ये सो के उठते हैं, इनके दिमाग में एक ख्याल होता है, वो उसमें इंटरव्यू दे देते हैं, फिर ये बैठ जाते हैं, फिर इनके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, ये तब इंटरव्यू दे देते हैं। इनके खुद की बोले हुए वर्ड्स मैच नहीं करते। तो उन्होंने चिंटू को थप्पड़ मारा, उनको घर के अंदर लाया गया, क्योंकि बोला गया कि प्रोवोकिंग बहुत हो रही थी, बहुत प्रोवोकिंग हो रही थी। मेरा बस एक ही सवाल है, बिल्कुल प्रोवोकिंग हो रहा था, बहुत प्रोवोक किए गए, बड़ा उनको बुली किया गया, बड़ा उनको तंग किया गया, बेचारे बड़े इमोशनल थे, सेंसिटिव थे, सब कुछ थे। मेरा बस एक ही सवाल है जनता से कि कल आप जाते हैं नौकरी पर और आपका बॉस बहुत प्रोवोक करता है, 4 लोगों के बीच में बैठ के आपकी बड़ी बेइज्जती करता है, बड़ी जिल्लत का आपको सामना करना पड़ता है, तो क्या आप पलट के थप्पड़ मार देते हैं तो वो फायर नहीं करेगा आपको? या आप शूटिंग पे जाते हैं, सोचिए अभिषेक कुमार ने एक मूवी साइन की, वो गए और वहाँ पे उनको फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते कि उनको नेपोटिज्म का सामना करना पड़ता है,
और उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। ऑफ कोर्स गलत हुआ उनके साथ, तो क्या वो पलट कर थप्पड़ मार देंगे तो उनका बॉलीवुड का करियर कभी ख़त्म नहीं होगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ना टीवी के लिए करते हैं कि बेचारा, क्या सलमान खान, बाकी सबको भुला देते हैं, सलमान खान जो हमेशा से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे और मेरे बचपन से मेरे फेवरेट रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे मुद्दों पे बहुत आर्ग्यू किया है कि वाई सलमान खान इज़ बेस्ट एंड वाई आई प्रेफर सलमान खान ओवर शाहरुख खान। तो ये मेरे बचपन का बड़ा डिबेट कंपटीशन रहा अपने दोस्तों के साथ प्ले टाइम में, रिसेस में, और वो बहुत ही सारे कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा रहे हैं। तो क्या सलमान खान को हमने जेल जाने से रोक दिया? क्या सलमान खान को हमने उनका साथ दे के उन्हें टॉर्चर होने से बचा लिया? क्या उनकी ज़िंदगी को एक मोड़ देने से बचा लिया? सेम विद संजय दत्त। अगर आप संजू मूवी भी देखें तो संजय दत्त में जितनी खूबियाँ हैं वो शायद ही किसी में हो। जो रियल लाइफ में जानते होंगे वो बोलेंगे कि, वो पक्का बोलेंगे कि जो मूवी में दिखाया वो तो 1/4 है, बहुत ही ऑसम इंसान है। बिल्कुल होगा, नो डाउट। पर क्या उन्होंने जो डिसीजंस लिए अपने लाइफ के, उसके वजह से उनकी सफरिंग नहीं बनी रही? बोलने का क्रक्स बस इतना ही है कि अगर अभिषेक कुमार गलत हैं, आई एम नॉट सेइंग थप्पड़ मारना इज़ अ बिग डील और उसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, माफ़ी बिल्कुल मिलनी चाहिए, बशर्ते कि जिसने थप्पड़ मारा या जिसने गलत किया उसकी ज़िंदगी बेटर हो जाए, वो सुधर जाए हमेशा के लिए। दोबारा उसको ऐसे सर पे ना चढ़ाएं कि वो दोबारा जाके वही चीज़ करे और उसकी ज़िंदगी एक नया रुख ले ले। ठीक है। सेम विथ मुनव्वर फारूकी, आई विल से कि मुनव्वर फारूकी बोल रहे हैं कि मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, आई एम सॉरी, मैं प्राउड नहीं हूँ। हाँ, दिबांग जी जो रिपोर्टर हैं, जो एबीपी के एबीपी न्यूज़ चैनल के वो एंकर हैं, तो क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल उतना फॉलो नहीं करती बट आई नो हिम, तो वो जब जाके बोलते हैं मुनव्वर फारूकी से कि आप मेरे सवाल का जवाब ये हंस के क्यों दे रहे हैं, बहुत ही सही पॉइंट उठाया उन्होंने, क्योंकि मनारा ने भी ये पॉइंट उठाया था पास्ट में कि इतने डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन का, इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में आप ऐसे बीच बीच में कैसे हंस सकते हैं, यू नो। ठीक है, बहुत अच्छे से करण कुंद्रा जी आए और उन्होंने उसको कवर अप किया बोलते हुए, सर इसको हंसने तो दो ना सर इसको हंसने तो दो ना सर। वेरी गुड, हंसने देते हैं उनको। बोलने की बात छोटी सी है कि ठीक है, बहुत बुरा लगा होगा जब एक जर्नलिस्ट घर के अंदर मीडिया के तौर पे जाती हैं और वो बोलती हैं कि एक वुमेन बीटर है और एक वुमेन चीटर है, पर मजाल है किसी की जो लिख दे सोशल मीडिया पे जाके कि ये वुमेन बीटर है या ये वुमेन चीटर है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी जो कल्ट फॉलोइंग है वो तो ट्रोल कर देगी। बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अकेले में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करें, अंदर जाएं और विचार और विमर्शें कि ये जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो आपका फ़ायदा करना चाहते हैं या ये जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं ये आपका फ़ायदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको इतना तो चढ़ा चुके हैं कि आगे जाके आप गिर जाएं और फिर आप कभी ना उठें, क्योंकि रियल लाइफ में तो दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर जो हमने एक मूवी देखी थी, शिफाली शाह की थी और विद्या बालन की थी, जे से नाम था, जलवा, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं आ रहा। रोड एक्सीडेंट पे था कि विद्या बालन जा रही हैं और गलती से कोई दो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, और वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और इनकी गाड़ी, इन्होंने एक ड्रिंक ली हुई है, बहुत ही छोटा सा एक पेग लिया है इन्होंने, और ये निकल रही हैं और इनको ऐसे झपकी सी आई है, 3 बजे हैं रात के, और गाड़ी के आगे वो आ गई और वो मर गई। ठीक, मरी या आई थिंक एडमिट हो गई थी। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल। बोलने का मतलब है, क्या तब भी पूरी इंडिया मिलके सोशल मीडिया पे लिखती, अगर ये रियल लाइफ इंसिडेंट होता, सोचो बिग बॉस के हाउस के अंदर हो रहा है, तो क्या पूरी जनता बोलती कि अरे इनकी कोई गलती नहीं, इनको वापस लो? नहीं होता ना रियल लाइफ में ऐसा। रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? माफ़ी की सज़ा नहीं मिलती, वरना कि हम सलमान खान को नहीं बोलते कि नहीं इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ये जेल नहीं जाएंगे, इनको वापस लो। नहीं, संजय दत्त गलत नहीं है, इनसे कोई गलती नहीं हुई, इनको वापस लो।
यू नो, शाइनी आहूजा, बेस्ट एग्जाम्पल, शाइनी आहूजा कंट्रोवर्सी, राइट? क्यों नहीं बोला हमने बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको वापस लो वापस लो। कितने ऐसे केसेस हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को चढ़ाया और इनको टॉप 2 बनाया और इनको मुनव्वर फारूकी को हमने जिता दिया। बहुत अच्छी बात है। पर हमने इंडिया के लिए क्या मैसेजिंग छोड़ा? हमने एनिमल के तौर पे रणबीर कपूर के थ्रू इंडिया के लिए क्या मैसेजिंग छोड़ा? कि बेटा तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यू कैन डू एनी नॉनसेंस यू वांट टू डू, वी आर विथ यू। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो, पता नहीं कैसे। अब जब मैं कंगना सेन शर्मा का इंटरव्यू देखती हूँ और कंगना सेन शर्मा की ऑफ लेट आई थिंक कोई ऐड आई है मोबाइल की जिसमें रणबीर कपूर उनके साथ हैं, उनके को स्टार भी रह चुके हैं पूरा पहले की मूवीज़ में। तो कंगना सेन शर्मा बेचारी वो क्यों ट्रोल होंगी? तो उन्होंने बहुत अच्छी सी बात बोली कि मैं टीजी नहीं हूँ एनिमल का, टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ मैं एनिमल जैसी मूवी का, और उनको मेरी ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनिमल देखा है और अप्रिशिएट किया है। बहुत अच्छी बात है। रणबीर कपूर ने मतलब ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही हैज़ प्रूव्ड इट। एक तरीके से आई एम नॉट कोटिंग हर, आई एम सेइंग व्हाट शी मेंट, कि उन्होंने प्रूव कर दिया उनका सेल्फ वर्थ। बहुत अच्छी बात है। तो आज अगर हमने आज प्रूव या आज तक अगर मैंने प्रूव कर दिया अपना सेल्फ वर्थ, इसका मतलब क्या ये है? मतलब मैं कंगना सेन शर्मा को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी के बारे में एक ओपिनियन रख रही हूँ कि क्या हमें बार बार प्रूव करना पड़ता है या एक बार प्रूव करने के बाद हम नॉनसेंस पे नॉनसेंस कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होगा? तो ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर स्टैंड लेना ना बहुत ज़रूरी है सबके। मैंने वो देखा जो दिबांग जी वाला एपिसोड था बिग बॉस 17 का, रोहित शेट्टी जी भी आए थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, पर रोहित शेट्टी जी उतने क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेकर। दिबांग जी बहुत ज़्यादा क्लियर है ऑफकोर्स। दिबांग जी ने 2 मिनट में उगलवा लिया अभिषेक कुमार से कि हाँ जी मैंने थप्पड़ मारा था। अब पूरी जनता उस पर ट्रोल कर रही है। जहाँ पे एक जगह मैंने जाके लिखा भाई ईशा तुम्हें न्याय मिल गया है, अभिषेक कुमार हैज़ फाइनली एक्सेप्टेड, तो पूरी जनता मुझे ट्रोल करने पे लगी है। अरे भाई आप मुझे ट्रोल करके क्या पालेंगे? अभिषेक कुमार से जाके पूछे ना कि वो पूरे घर में 3 महीने तक झूठ बोलते रहे कि उन्होंने नहीं मारा। वो कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे थे, पर जनता या उनके लोग उनको बोलते चुप हो जा कुछ मत बोल। तो वो कवर अप हो रहा था, पर क्लियर था कि वो मान रहे हैं। पर जब उनकी मॉम आई है बाहर से घर के अंदर और उन्होंने आके कवर अप किया है और उन्होंने जाके जब वो आर्काइव रूम था, जो भी रूम था, जब वो ईशा से बात करती है 101, तो उन्होंने ईशा को ये नहीं बोला कि मेरे बेटे ने नहीं मारा। उन्होंने बोला कि ईशा बेटा तुम्हें किसने बताया, हमारे घर में तो कोई टीवी नहीं टूटा, नहीं अभिषेक के पापा ने उसको कोई नहीं मारा, तो यहाँ की बात करो ना, बाहर की बात मत करो। तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहती हूँ अभिषेक की मम्मी जी। मैं भी माँ हूँ और मैं ये मानती हूँ कि ठीक है आपके बेटे ने थप्पड़ मार दिया होगा, इट्स ओके, पर जब एक माँ ढकती है ना किसी गलती को, तो वो छोटी सी गलती जो है ना वो पहाड़ जैसे गुनाह से बढ़कर बन जाता है। क्योंकि आपने पंप कर दिया कि बेटा तू सही है और मैं ना तेरे साथ खड़ी हूँ, तो वहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब मेरा ये मानना है कि हम खुद ही अगर अपनी गलतियों को देखें तो बाहर वाले को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि तुम ज़रा अपनी गलती को नोटिस करो। तो अब जो ये मुनव्वर का स्टैंड था कि मुनव्वर बोल रहे थे कि हाँ मैं मानता हूँ, आई वुड से दैट वाज मच बेटर देन व्हाट अभिषेक कुमार डिड। अभिषेक कुमार ने माना और अभिषेक कुमार कभी माना कभी नहीं माना, और माना पर बाद में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग भी हो गया कि मुझे देश की जनता ने वापस भेजा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ एंड में आप में बहुत सुधार आ गया अभिषेक, पर मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ सीरियस पेरेंटिंग इशू। अगर आपको ये बात पहले समझाई जाती थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर
या आप खुद समझ पाते, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बड़े सीधे थे और नहीं, वैसा तो नहीं हुआ, तो अगर आपको समझाया जाता तरीके से तो आई थिंक आपको बेटर रिजल्ट मिलता, और आज ये दिन नहीं आता। तो मैं कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि ठीक है, बिग बॉस हाउस में बहुत लोग बुरे होंगे। ईशा ने भी उल्टा सीधा बोला, मनारा जब आई तो मनारा ने भी उल्टा सीधा बोला, कैरेक्टरलेस बोला खानजादी को, एक जगह बैठी और दूसरी जगह गई और उल्टा सीधा बोला, और वहाँ से उठी और फिर तीसरी जगह गई और वहाँ भी उल्टा सीधा बोला, बिल्कुल बोला। पर जो कहते हैं ना कि मन में छौ पाँच होना, एक शब्द है, ये एक लाइन है यूपी का या बिहार का, कि मन में कोई मैल नहीं था, हाँ बोल दिया, नहीं अच्छा लगा बोल दिया। तो जब इंसान ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है या बाहर जाता है रोजी रोटी कमाने और घर वापस आता है, तो शाम को बैठ के बोलता है ना कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो अगर मनारा ने बोल दिया तो उसका कितना इशू बना। पर अंकिता लोखंडे जो कि इतनी, मैं बोलूँगी ऑन पेपर शी इज़ 39, मतलब जो दुनिया को पता है शी इज़ 39, एक्सपीरियंस भी है पूरी दुनिया का, दुख का सुख का सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर मनारा में बोलूँ 30 है, 31 है, 32 है, 33 जो भी है, अब कम से कम 5 साल उनसे बड़ी हैं। वो तो एज बोल रही हूँ मैं, एक्सपीरियंस में आप उनसे मैं बोलूँगी 15 ईयर्स बड़ी हैं, ठीक है। इतनी दुनिया को देखने के बाद आपको एक बार के लिए ये नहीं लगा कि मेरा जो सलीका है बोलने का, बात करने का, एक्सप्रेस करने का, उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट कूट कूट के भरा होना चाहिए? मतलब आप उस लेवल तक गिर गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरीके से आप जैसे किसी इंसान को फिट पड़ जाए, आप वैसे शटअप बोल रही थी मनारा को। वो देख के आई वाज अमेज्ड। मैंने कहा इनको ज़रूरत क्या है इतना उसको बुली करने का, शटअप बोलने का, तू ये मत कर, तू वो मत कर। और जब अंकिता लोखंडे मनारा पे फोकस कर रही थी कि ये मेरे पति के साथ कॉफ़ी क्यों पी रही है, मुझे जला क्यों रही है, तो मुझे एक ही ख्याल आया कि अंकिता लोखंडे का जो फोकस है वो थोड़ा गलत है। वो उन लोगों पे फोकस करती रह जाती हैं जिनमें कोई दमी नहीं है, जो विक्की को टच ही नहीं कर सकता। और वो जो लोग हैं सना और आयशा जैसे लोग, जो विक्की के साथ इतनी गहराइयाँ बढ़ा लेते हैं और इनको भनक भी नहीं पड़ता कि कुछ हो भी रहा है। तो मतलब आयशा खान आई हैं घर के अंदर, पूरी सिंपैथी ली उन्होंने, अंकिता लोखंडे से सिंपैथी ली, मुन्नव्वर से सिंपैथी ली। और आयशा खान में एक बहुत अच्छी कला है कि वो मुन्नव्वर के साथ कबूल है करके निकल सकती थी बिग बॉस हाउस 17 से। अगर सलमान खान ने वीकेंड के बारे में कुछ ना बोला होता या करण जौहर ने हिंट नहीं दिया होता या उनकी बहन नहीं आई होती, तो वो पक्का कबूल है करके निकलते घर से। तो आयशा खान होंगी बेचारी बिल्कुल, पर जिस तरीके से वो अपने 2 महीने के रिलेशनशिप का मुद्दा बना रही थी ऑन टीवी, वो सरासर गलत था। क्योंकि आई थिंक जब हम टिंडर स्विंडलर जैसे सीरीज़ देखते हैं, या जहाँ पे हम 2 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के धोखे की बात करते हैं, वहाँ पे 2 महीने के धोखे के लिए आप इतनी विंडक्टिव होकर अब घर में आके अपना फिर से टाइम वेस्ट कर रही हैं उसी इंसान के साथ। ठीक है, आपको ग्लैमर मिला, माइलेज मिला, पॉपुलैरिटी मिली, आपको सब कुछ मिला, एजेंसी मिली, सब कुछ मिल गया आपको। तो आप घर के अंदर आती हैं और आप आके उस बंदे को पाने की कोशिश करें, विच इज़ फेयर इनफ। ऑफ कोर्स अगर मुन्नव्वर फारूकी आपका बॉयफ्रेंड था तो कौन उस बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करना चाहेगा, एक्सेप्टेड। तो ऑफ कोर्स एक आपको चाह रही थी राइट कि मैं जाऊं और मैं ऐसे करूं, उसमें ये इन्होंने अंकिता लोखंडे से पूरा इमोशनल सपोर्ट ले लिया है। और साइड में ये विकी जैन के साथ जो डांस कर रही हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रही हैं, इनको खुद ध्यान नहीं है कि इनके एक्शंस कहीं ना कहीं गलत थे, तभी मुन्नव्वर फारूकी जैसा इंसान इनकी लाइफ में एंटर कर गया। और वो एंटर करने के बाद आप एक नेशनल टेलीविज़न पे जाके बोल रही हैं कि इंसान को जब मेरी ज़रूरत थी ये आ जाता था और फिर ये चला जाता था।
इसकी ज़रूरत नहीं थी ना ये बोलने की। और फिर आप अपनी बचपन की एक स्टोरी बता रही हैं विच इज़ अबाउट चाइल्ड अब्यूज़, और उस अब्यूज़ की स्टोरी पे आप 4, 5, 6 पता नहीं कितने, क्योंकि बहुत रील्स देखे मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ के, आप इंटरव्यू दे रही हैं और आप सिर्फ 21 है, मैं मान के चल रही हूँ, ऑन पेपर्स 21 है तो आप 25 होंगी शायद, मुझे नहीं पता, तो आप 21 है आप बोल रही हैं। और फिर आप घर में आप मनारा के पास भी जाती हैं, मनारा का अंत भी ले लेती हैं, फिर आप इधर भी जाती हैं। तो मुझे अंकिता लोखंडे और आयशा खान में ये सिमिलैरिटी लगी कि ये बहुत एक्सपर्ट हैं दोनों कहीं भी बैठ जाते हैं जहाँ से इनको बातें निकलवानी होती है। मनारा नहीं है। वाई इंडिया वाज सपोर्टिंग मनारा फॉर द सिंपल रीज़न, क्योंकि ये चालाक लोग नहीं हैं। ये किसी के पास बातें और खबरें निकलवाने के लिए नहीं बैठते, उनका अंत लेने के लिए नहीं बैठते। और फिर जैसे अंकिता उन चीज़ों को उठाकर एंड में यूज़ कर लेती थी मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, गेम बदल देती थी। इवन मुनव्वर फारूकी शुड वॉच बिग बॉस 17 बैक टू बैक, जहाँ उनको पता चलेगा कि एक ही सीन में अंकिता लोखंडे मनारा के साथ बैठी हैं, उनके साथ एम्पथाइज़ किया है, और फिर वहाँ से उठ के मुनव्वर के पास आई हैं, मुनव्वर के साथ बैठ के उन्होंने मनारा की बिचिंग की है। तो अंकिता लोखंडे पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ईशा मालविया के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फॉर द ओनली रीज़न कि उन्होंने पहले तो मनारा के साथ बिल्कुल वैसे इनसिक्योर्ड हुई समर्थ को लेकर जैसे कि अंकिता लोखंडे हो रही थी विकी जैन को लेकर। बाद में उन्होंने समर्थ के साथ दोस्ती कर ली मनारा की, और मनारा का फिर सारा अंत लिया, और बाद में जाके मनारा को ही उल्टा सीधा बोल रही हैं, जबकि ये नहीं चाहते थे कि मनारा कैप्टन बने, और इन्होंने पूरा अपना दिमाग लगाया है। अंकिता लोखंडे हो, ईशा मालविया हो, मुनव्वर फारूकी हो, और मुनव्वर फारूकी बिल्कुल चालाक इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे बेवकूफ़ किसी को बोलना गाली नहीं होती, वैसे चालाक किसी को बोलना भी गाली नहीं होती। चालाक है, ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर पाए, और इस वजह से जनता ने आपको पसंद किया क्योंकि आपको पता है कब क्या बोलना है। और मुनव्वर इतना सोच के जो आप बोलते हैं ना, अपने शब्दों को तोल मोल के, तभी तो 3-4 लोगों को आप एक साथ टॉस कर पाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत थॉटफुल हैं। जो लास्ट सीज़न में बेबिका थी बिग बॉस OTT 2 में, बेबिका की तरह अगर कोई बेबाक हो, या मनारा चोपड़ा की तरह हो कोई मुंहफट, तो ऐसे मुंहफट लोग तो आपके सामने क्या खड़े होंगे, आप तो उनको गोल गोल घुमा देंगे। और बिल्कुल आपका वो जो लव एंगल था मनारा के साथ, बिल्कुल था, वो 100% था, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम अभिषेक कुमार के ओर जाएं तो अभिषेक कुमार ने अटेंशन लेने के लिए फाइट की, ज़बरदस्ती घुसे, बहस किया, चिल्लम चिल्ली किया, वो बिल्कुल सच था। और अगर ऐसे देखा जाए आपकी पर्सनालिटी अभिषेक कुमार, ठीक है, एंड में आप ऑसम हो गए। आपकी मॉम के आने के बाद, या आप जब घर में वापस गए, आप ग्रैटिट्यूड में थे, आपने सबको थैंक यू बहुत बोला, मनारा का साइड लिया, इसका साइड लिया, उसका साइड लिया, पर आपसे ज़्यादा बेकार तरीके से कोई नहीं लड़ सकता। आपने बहुत लड़ाई की, बहुत बेकार के मुद्दों पे आपने पूरे घर को हिलाया, उनको पक्का हेडेक होता होगा, आई एम श्योर। बहुत ड्रामा था। अगर उस ड्रामे को डिज़र्व करना बोलते हैं तो आई अग्री। अगर रणबीर कपूर एनिमल का अवार्ड डिज़र्व करते हैं तो मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार पक्का ट्रॉफी डिज़र्व करते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। इफ़ 2024 इज़ ऑल अबाउट नॉनसेंस, देन येस, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी शुड एक्सेप्ट कि ये सारा नॉनसेंस तो 2024 में रहेगा। और फिर जब दिबांग जी ने आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की अभिषेक कुमार को, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ट्रीटमेंट गिवन। तो आपने सब कुछ उगल दिया, तो वो देख के यही फीलिंग आई कि यार पहले कभी कोई नहीं मिला क्या अभिषेक कुमार को ऐसा इंसान दिबांग जैसा जो उनको सही रास्ते पर ला सकता। पर अगेन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सारे एपिसोड को पॉजिटिवली लेकर इससे एक पॉजिटिव टेक ओवर करें, या जिन्होंने आपके खिलाफ बोला उनको अपने बंदे भिड़ा के ट्रोल करवा दें, यू नो। सो ये कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अमेज करती हैं। फिर जब मनारा चोपड़ा को इन लोगों से करते हैं ना लोग कंपेयर, और बोलते हैं कि आपने भी तो बोला था,
हाँ बोला था, पर कैसे बोला था? अंकिता लोखंडे के स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं बोला था। तो लोखंडे को तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मेंटली अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि शो में भी उन्होंने इतनी बेकार बेकार बातें बोली, पर सलमान खान ने शायद ही उनको कभी टोका, और जब टोका ना कि अंकिता आपने ये गलत बोला और आपने बहुत कुछ बोला, तो अंकिता बड़े प्यार से अंकिता लोखंडे बोलती थी, क्या सर मैंने तो नहीं बोला, मुझे याद नहीं है। तो ये था अंकिता लोखंडे का 3 से 4 लाइन का जस्टिफिकेशन, एंड शी केप्ट ऑन डूइंग नॉनसेंस। इतना उन्होंने बोर किया है मतलब पब्लिक को अपनी और विकी के वो 3-4 घंटे के ड्रामे से। हु इज़ इंटरेस्टेड यार तुम्हारे रोज़ की ड्रामे देखने में? और फिर अगर पूरी भारत की जनता बोलती है कि हम हैरान हैं कि अंकिता टॉप 3 में नहीं थी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ वो इसलिए हैरान है क्योंकि अंकिता लोखंडे का पीआर, डिजिटल मार्केटिंग, पूरी टीम, मीडिया उनकी, सब उनका, इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सालों की नेटवर्किंग, ठीक है, इतने सालों की पेज 3 पार्टीज का कुछ तो इम्पैक्ट होता ना। तो यस, अगर इन सबको मद्देनज़र रखा जाए तो वो पक्का वो तो ट्रॉफी भी ले जा सकती थी। पर आप फिर ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मनारा चोपड़ा विदाउट पीआर, विदाउट एनीथिंग, कि उनकी जो स्टुपिडिटी थी, और ये उनको भी पता होगा स्टुपिडिटी, उनको पीआर की सख्त ज़रूरत है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि वो जो बोल देती हैं उल्टा सीधा इमोशनल होके, वो नहीं बोल सकते आप। बीइंग अ सेलिब्रिटी नाउ यू कांट, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप 1 मिनट पहले मुनव्वर की तारीफ़ कर देते हैं, दूसरे मिनट पहले आप मुनव्वर को कुछ बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो इनको तो बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर चाहिए। पर बिना पीआर के और सब कुछ के अगर ये टॉप 3 में पहुंच गई, तो ये इस वजह से पहुंच गई बिकॉज बहुत रिलेटेबल थी। इनकी स्टुपिडिटी रिलेटेबल थी, इनका प्यार रिलेटेबल था, इनका गुस्सा रिलेटेबल था, इनके टैंट्रम्स, इनका रोना धोना सब रिलेटेबल था। क्योंकि हम सारे इंसान जब बेबस हो जाते हैं तो इन्हीं की तरह बिहेव करते हैं शायद। फिर हम भूल जाते हैं अपना नफ़ा नुकसान और हम बोलते हैं आज तो हमने भिड़ना ही है भाई, क्योंकि हमारे मन अंदर ना चुल मची हुई है, तो हमने तो आज भिड़ के ही दिखाना है। तो ये थी मनारा चोपड़ा, एंड आई थिंक फॉर बीइंग ओरिजिनल शी वाज लव्ड अ लॉट। नोबडी इज सेइंग शी इज परफेक्ट और शी इज दिस और शी इज दैट, नो। और जहाँ तक नेपोटिज्म की बात आती है, प्रियंका चोपड़ा तो खुद बॉलीवुड के नॉनसेंस को झेल नहीं पाई, तो वो क्या मनारा चोपड़ा के लिए बॉलीवुड में हेल्प कर पाएंगी? ठीक है, कुछ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होंगे, बट अगेन प्रियंका चोपड़ा जिस सब जॉनर को बिलोंग करती हैं बॉलीवुड के, वो सब जॉनर में क्या मनारा चोपड़ा फिट बैठेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। उनके फेवर्स, उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रोड्यूसर्स दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। तो इवन आई वुड से नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट नेपोटिज्म, क्योंकि नेपोटिज्म का भी किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है, कहाँ हेल्प कर रहा है, कहाँ नहीं हेल्प कर रहा है, बहुत ज़रूरी है जानना। और वो जो एक ब्लैंकेट है, एक क्लाउड है नेपोटिज्म का, जो हम उसको सब जगह डाल देते हैं और बोलते हैं ये भी इसमें आ गया, ये भी इसमें आ गया। नहीं, वैसे नहीं फंक्शन करता नेपोटिज्म। I don't think so. The main reason why I think मुनव्वर फारूकी won Big Boss 17 और लॉकअप, पता नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि उनका यूनिवर्स के पास बहुत सारा बकाया है। जैसे शाहरुख खान से उनको बड़ा, उनकी रील्स को कंपेयर किया जा रहा है कि शाहरुख खान की पब्लिसिटी जैसी थी वैसे मुनव्वर फारूकी की पब्लिसिटी थी। फिर दिखाया कि वो फादर हैं, ये सन है, तो वो डिमार्केट भी कर दिया जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं एक लेवल के तो हो ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है। पर शाहरुख खान के पेरेंट्स भी नहीं थे, आई थिंक बहुत कम उम्र में चले गए दोनों, और मुनव्वर फारूकी के भी पेरेंट्स कम उम्र में चले गए। बहुत कुछ खोया दोनों ने। मुनव्वर फारूकी ने बहुत कुछ खोया है, तो आई थिंक यूनिवर्स का बहुत बकाया है इनके पास। सो आई पर्सनली फील दैट इज़ द रीज़न, एंड आई पर्सनली अप्रिशिएट द वे मुनव्वर फारूकी डील्स विद एवरी सिचुएशन। जो उनका तरीका है हैंडल करने का प्रॉब्लम, वो सब बहुत ऑसम है। पर अगर एक लाइन में अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या मुनव्वर फारूकी ने मनारा चोपड़ा को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली,
कि उन्होंने भी मनारा चोपड़ा के वीकनेस पे खेला और वो पूरा टीआरपी लिया। उनको पता था कि मनारा चोपड़ा को कैसे छेड़ूंगा तो क्या हिलेगा और क्या बोलूँगा तो क्या होगा, तो उन्होंने उसका बखूबी फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको पता था कि मनारा चोपड़ा के साथ रोमांटिक कंटेंट तो नहीं निकलने वाला, जैसे अंजलि के साथ निकला लॉकअप में, या आयशा खान के साथ 14 दिनों के लिए निकला। वो मनारा चोपड़ा के साथ तो नहीं निकल सकता, क्योंकि वो वैसी बंदी नहीं है कि आपकी मुट्ठी में समा जाए। शी इज़ लार्जर देन लाइफ। तो इन्होंने फिर अलग तरीके से उस टीआरपी का इस्तेमाल किया। बहुत दिमाग से खेलते हैं और बिल्कुल ठीक है। जब व्हेन यू हैव साइन फॉर बिग बॉस 17 देन यू हैव टू प्ले दिमाग से। सो विच इज़ गुड। बेस्ट था बिग बॉस 17 में बिग बॉस, वो बेस्ट थे, क्योंकि वो पीछे नहीं रहे इस बार। उन्होंने अपने ओपिनियन दिया, गेम को हिलाया, घुमाया, चलाया, बोला, स्टैंड लिया, और वो बोलते रहे कि मैं बायस्ड हूँ, मैं बायस्ड हूँ। मैं नहीं मानती वो, ठीक है, वो पॉजिटिवली आपको लगा होगा बायस्ड हैं, पर वो बायस्ड नहीं, ना कहीं वो न्याय कर रहे थे। इवन सलमान खान, मुझे कभी नहीं लगे वो मुझे ये लगा कि अंकिता लोखंडे ने जो पेन देखा है उसको लेके वो उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो इसलिए वो अंकिता को इतना उखड़ के नहीं बोल पाए कुछ, पर मुझे वो बायस नहीं लगे। अगर बायस्ड होते तो अंकिता लोखंडे ट्रॉफी ले जाती। एक चीज़ मेरे जहन में ज़रूर आई। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें सलमान खान ने ट्वीट किया था कि मुनव्वर फारूकी के लिए कि लगता है कि तुम्हें ये ट्रॉफी दूंगा मैं। तो ये फील हुआ कि बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूर होना चाहिए कि जो होस्ट है वो किसी भी कंटेस्टेंट के लिए कुछ ट्वीट नहीं कर सकता। तो अगर ये सच है तो ये गलत था, या बिग बॉस खुद ही जस्टिफाई कर दें कि हमने तो पहले बोला था ना कि हम बायस्ड हैं, तो हमारा होस्ट भी बायस्ड है, तो वो बात अलग होगी। तो इसी के साथ मैं गला बैठ गया शायद। इसी के साथ मैं अपना ये पॉडकास्ट एपिसोड ख़त्म करती हूँ। और जैसा कि मैं हर बार दावा करती हूँ कि ये कम्प्लीटली अनएडिटेड है, यही सच है फ़िलहाल भी कि ये कम्प्लीटली अनएडिटेड है और ऐसे ही जाएगा हमारे यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैंने आपको बहुत मिस किया, क्योंकि जब मैं दिल भर कर जो सच है उसको बोल देती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आज का डेट था 2 फरवरी और टाइम हुआ है 11:30 बज रहा है मेरी घड़ी में। तो आशा करती हूँ कि आप बहुत सारा कमेंट्स डालेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या मुझे टोकेंगे अगर आपको लगेगा कि मैं कहीं मुद्दे से हट गई हूँ। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।